गुड डे एवरीवन। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने जा रहे हैं जिसने भारतीय बिजनेस, राजनीति और मीडिया में तूफान ला दिया था। विजय माल्या, एक ऐसा नाम जो कभी किंगफिशर एयरलाइंस, शानदार पार्टियों और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, अब विवादों और एक नाटकीय पतन का पर्याय बन चुका है। उनकी कहानी में ग्लैमर और गहराई दोनों हैं और आज हम उसी सफर की शुरुआत करेंगे। सालों की चुप्पी के बाद माल्या ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक 4 घंटे के पॉडकास्ट इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने अपने पक्ष को विस्तार से बताया और अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की। इस बार उन्होंने टफ जर्नलिस्ट्स या कोर्टरूम की बजाय एक फ्रेंडली पॉडकास्ट का मंच चुना। यहां उन्होंने खुद को एक मिसअंडरस्टूड बिजनेसमैन बताया, न कि एक भगोड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी कहानी को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। माल्या का दावा है कि उन्होंने जितना उधार लिया था उससे कहीं ज्यादा चुका दिया है। वे कहते हैं कि बैंकों और सरकार ने उनकी बात कभी नहीं सुनी और उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि वे पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार हैं और उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई सिर्फ एक साजिश है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह इंटरव्यू सच में अपनी छवि सुधारने की ईमानदार कोशिश है या फिर एक सोची समझी पीआर स्ट्रेटजी? क्या माल्या अपनी कहानी को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं? हम उनके मेन दावों को विस्तार से ब्रेक डाउन करेंगे और उनकी तुलना ठोस फैक्ट्स से करेंगे। बैंक स्टेटमेंट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर। हमारा मकसद है इमोशनल अपील्स और पब्लिक नैरेटिव को वेरीफाई होने वाले एविडेंस से अलग करना, ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्या माल्या सच में एक मिसअंडरस्टूड पैट्रियट हैं या फिर वे सिर्फ अपनी हिस्ट्री को फिर से लिखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वे वाकई में विक्टिम हैं या मास्टरमाइंड? चलिए अब हम एविडेंस की गहराई से जांच करते हैं और सच को सामने लाने की कोशिश करते हैं। कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात और फैसलों को करीब से देखना होगा जब यह सब शुरू हुआ था। चलो 2016 में वापस चलते हैं। यह वो साल था जब भारत में बैंकिंग सेक्टर में हलचल मची हुई थी और कई बड़े नाम सवालों के घेरे में थे। 2 मार्च को विजय माल्या ने इंडिया छोड़ दिया, ठीक उसी समय जब बैंक उनके बड़े ड्यूज को रिकवर करने के लिए क्लोजिंग कर रहे थे। एयरपोर्ट पर उनकी डिपार्चर की खबर ने सबको चौंका दिया, क्योंकि यह सब बेहद अचानक हुआ। कुछ दिन पहले बैंकों ने उनकी ट्रैवल को ब्लॉक करने में देरी की, जिससे उन्हें जाने के लिए परफेक्ट विंडो मिल गई। यह चूक बैंकों के लिए भारी पड़ी, क्योंकि माल्या ने इसका पूरा फायदा उठाया। माल्या का दावा है कि उन्होंने तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को अपनी योजनाओं के बारे में इन्फॉर्म किया था, एक दावा जिसे डिनाई किया गया और आज तक अनप्रूवन है। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में और भी हलचल मचा दी। तब तक किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी थी और लेंडर्स RS9,000 करोड़ से ज्यादा के लोन के पीछे पड़े थे। हजारों कर्मचारियों की नौकरियां चली गईं और बैंकिंग सिस्टम पर बड़ा दबाव आ गया। अथॉरिटीज ने उनके डिपार्चर को इंडियन लॉ से बचने के लिए एक कैलकुलेटेड मूव के रूप में देखा। जांच एजेंसियों ने इसे एक सोची समझी रणनीति बताया, जिससे वो कानूनी कार्रवाई से बच सकें। तब से उन्होंने यूके से एक्स्ट्राडिशन से लड़ाई लड़ी है, जहां उनकी लग्जरी लाइफ उस फाइनेंशियल क्योस के बिल्कुल उलट है जिसे वह पीछे छोड़ गए थे। लंदन में उनकी मौजूदगी लगातार सुर्खियों में रही है। परसेप्शन एक आदमी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया, चाहे उसकी एक्सप्लेनेशंस कुछ भी हों। आज भी लोग यही सवाल पूछते हैं, क्या यह सिर्फ एक भागने की कहानी है या इसके पीछे कुछ और भी है? माल्या के डिफेंस के दिल में एक बोल्ड दावा है, मैं चोर नहीं हूं। वह बार बार मीडिया और जनता के सामने खुद को निर्दोष बताते हैं और कहते हैं कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से गलत हैं। वह किंगफिशर के कोलैप्स का ब्लेम बैड लक और हॉस्टाइल कंडीशंस पर डालते हैं, न कि क्रिमिनल इंटेंट पर। माल्या का कहना है कि इंडस्ट्री की हालत खराब थी, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे थे और रेगुलेटरी पॉलिसीज ने उनकी कंपनी को बुरी तरह प्रभावित किया। माल्या जोर देते हैं कि उन्होंने जितना उधार लिया था उससे ज्यादा चुकाया है और यह कि असली डिस्प्यूट इंटरेस्ट पर है, न कि प्रिंसिपल पर। वह दावा करते हैं कि बैंकों को उनका पैसा मिल चुका है और अब जो भी विवाद है वह सिर्फ ब्याज की रकम को लेकर है। वह तर्क देते हैं कि वह केवल एक गारंटर थे, न कि डायरेक्ट बोरोअर, खुद को लायबिलिटी से दूर रखते हुए। उनके मुताबिक असली कर्जदार किंगफिशर एयरलाइंस थी और उन्होंने सिर्फ गारंटी दी थी, जिससे उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सीमित हो जाती है।
वह यह भी दावा करते हैं कि सरकार ने उन्हें एयरलाइन को डाउनसाइज करने से डिस्करेज किया, खुद को पॉलिटिकल क्रॉसफायर में फंसे एक पैट्रियट के रूप में दिखाया। माल्या का कहना है कि उन्होंने देश के हित में फैसले लिए, लेकिन राजनीतिक दबाव और नीतिगत उलझनों ने उन्हें घेर लिया। ये आर्गुमेंट्स ब्लेम शिफ्ट करने और अपनी इमेज को फिर से बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। माल्या की टीम लगातार उनकी छवि सुधारने की कोशिश करती रही है ताकि उन्हें एक जिम्मेदार बिजनेसमैन और देशभक्त के रूप में पेश किया जा सके। लेकिन क्या वे जांच में खरे उतरते हैं? असली सवाल यही है, क्या माल्या के दावे तथ्यों और सबूतों की कसौटी पर टिकते हैं या फिर ये सिर्फ एक पब्लिक रिलेशंस स्ट्रैटेजी है? चलो माल्या के रीपेमेंट क्लेम्स की जांच करते हैं। वह कहते हैं कि उन्होंने प्रिंसिपल चुकाया है, लेकिन बढ़ते इंटरेस्ट और पेनल्टी को इग्नोर करते हैं। बैंकों ने टोटल लाइबिलिटी लगभग Rs 800 करोड़ बताई है, जो ओरिजिनल लोन से कहीं ज्यादा है। एसेट सेल्स से केवल Rs 8,000 करोड़ रिकवर हुए हैं, जिससे एक बड़ा शॉर्टफॉल रह गया है। उनके सेटलमेंट के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। बैंक इंटरेस्ट सहित फुल रीपेमेंट के हकदार हैं। एसेट रिकवरी वॉलंटरी नहीं थी, वे लीगल एक्शन द्वारा फोर्स की गई थी। माल्या का फुल रीपेमेंट का नैरेटिव मिसलीडिंग है। तथ्य दिखाते हैं कि एक बड़ा कर्ज अभी भी बाकी है। रिकवरी उनके खून प्रेषण से नहीं बल्कि एनफोर्समेंट से हुई है। माल्या का यह दावा कि वह सिर्फ एक गारंटर थे, कानूनी रूप से सही नहीं है। एक पर्सनल गारंटी एक बाइंडिंग प्रॉमिस है। अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो गारंटर लायबल होता है। इंडिया और यूके की कोर्ट्स ने इसे अपहोल्ड किया है, जिससे बैंकों को उनकी एसेट्स को परस्यू करने की परमिशन मिली है। उनकी गारंटी ही वह वजह थी जिससे बैंकों ने किंगफिशर को उसकी मुश्किलों के बावजूद लोन दिया था। अब इस कमिटमेंट को कम आंकना लोन के बेसिस को इग्नोर करना है। उनकी पर्सनल लाइबिलिटी क्लियर है और कई लीगल रूलिंग्स द्वारा कंफर्म की गई है। उन्होंने जो वादा किया था वही उनकी करंट परेशानी के दिल में है। लोन डिफॉल्ट्स के अलावा माल्या को सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस का सामना करना पड़ रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का आरोप है कि किंगफिशर के लोन से Rs 500 करोड़ से ज्यादा माल्या द्वारा कंट्रोल की जाने वाली दूसरी एंटिटीज में डाइवर्ट किए गए, इंडिया और अब्रॉड दोनों में। एयरलाइन के लिए तय किए गए फंड्स कथित तौर पर उनकी फॉर्मूला 1 टीम जैसे वेंचर्स में चले गए। ये सिर्फ बिजनेस फेलियर्स नहीं है, ये डेलिब्रेट फ्रॉड के आरोप हैं। माल्या ने अपने इंटरव्यू में इन चार्जेस को साइड स्टेप किया, इसके बजाय अपने विक्टिम नैरेटिव पर फोकस किया। पैसा कहां गया का सवाल सेंट्रल और अनआंसर्ड है। एविडेंस फंड डाइवर्जन की एक डैमनिंग पिक्चर पेश करता है। माल्या के खिलाफ पब्लिक एंगर उनकी लैविश लाइफस्टाइल और किंगफिशर के कोलैप्स के बीच के कंट्रास्ट से बढ़ता है। जबकि एम्प्लॉइज को अनपेड रखा गया, उन्होंने Rs 13 करोड़ की बर्थडे पार्टी दी और एक्स्ट्रावैगेंटली जीना जारी रखा। कंपनी सैलरी से काटे गए टैक्स को डिपॉजिट करने में फेल रही, जिससे फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टीज की लिस्ट और बढ़ गई। माल्या तर्क देते हैं कि उनकी पर्सनल वेल्थ अलग है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन उस लाइन को ब्लर करता है। उनकी पर्सनल गारंटी उनके फॉर्च्यून्स को कंपनी के फेट से जोड़ती है। एक अरबपति की इमेज जो पार्टी कर रहा है जबकि उसके एम्प्लॉइज सफर कर रहे हैं, एक पावरफुल इंडिक्टमेंट बनी हुई है। यह बर्बादी के बीच एक्सेस की कहानी है। तो क्या माल्या का पॉडकास्ट सच्चाई की तलाश है या एक पीआर मास्टर स्ट्रोक? फ्रेंडली फॉर्मेट ने उन्हें नैरेटिव को कंट्रोल करने दिया, मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डाइवर्जन के बारे में टफ क्वेश्चंस से बचते हुए। मेन क्लेम्स जैसे गवर्नमेंट एडवाइस और रीपेमेंट अनप्रूवन या मिसलीडिंग बने हुए हैं। टाइमिंग यूके में पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने और इंडिया में वॉटर्स को मड़ी करने की कोशिश का सुझाव देती है। तथ्य किंगफिशर ने बड़े लोन पर डिफॉल्ट किया, माल्या गारंटर थे और बहुत सारा कर्ज अनपेड है। सीरियस मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस डिटेल इन्वेस्टिगेशंस द्वारा सपोर्टेड हैं। जब तक माल्या इंडियन कोर्ट्स का सामना नहीं करते और फुल ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड नहीं करते, उनकी कहानी एक सोफिस्टिकेटेड पीआर कैंपेन बनी रहेगी। आखिर में एविडेंस को वेट करना और डिसाइड करना आप पर है।